आप देख रहे हैं एजेंडा। बात कर रहे हैं इशरत जहां एनकाउंटर की पहली चार्जशीट दाखिल की है 9 साल बाद सीबीआई ने, और साफ कहा है कि एनकाउंटर फर्जी था। मेरे साथ हैं शाहिद सिद्दीकी साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति में भी दखल रखते हैं। मेरे साथ पीएल पूनिया साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। साथ ही साथ इशरत के मामा रऊफ लाला और उनकी बहन मुसर्रत भी मेरे साथ हैं। और शाहिद भाई, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि सबसे जरूरी यह है कि भाई कम से कम यह पता लगे कि एनकाउंटर फर्जी था या नहीं। अब यह हमें मालूम है कि एनकाउंटर फर्जी है, लेकिन क्या उससे बड़ा सवाल यह नहीं है जो अब खड़ा होगा, जिसका जवाब 9 साल बाद तक भी नहीं मिल पा रहा है, कि इस फर्जी एनकाउंटर को अंजाम देने का आदेश किसने दिया? क्या सिर्फ 8 अफसरों ने यह फैसला कर लिया नहीं एक फर्जी एनकाउंटर करना है, या बाकायदा यह किसी ने कहा तब किया गया? देखिए संदीप, ये पहला एनकाउंटर तो हुआ नहीं गुजरात में। इससे पहले एनकाउंटर हुए हैं जो साबित हो चुके हैं कि फर्जी थे। उसमें पुलिस अफसर जेल में हैं, वही सारे पुलिस अफसर हैं जो जेल में हैं, और वही अमित शाह जेल में रहे हैं, होम मिनिस्टर सोहराबुद्दीन के केस में, सारिक जमाल के केस में, कौसर बीबी के केस में, और एग्जैक्टली यही पैटर्न है। तो जब इसी पैटर्न पे चल रहे हैं तो बहुत सारी चीजें जो है वो इन्फ्लुएंस भी की जाती हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हो। हर चीज के सबूत नहीं होते, साजिशों के सबूत नहीं हुआ करते। दुनिया में साजिशों के सबूत आमतौर पे नहीं मिल पाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। तो ये सारी बातें सामने आ रही हैं। मैं ये कहूंगा कि इस पर सवाल उठाने चाहिए, मीडिया को भी उठाने चाहिए। सिर्फ ये कह देने से काम नहीं बन जाता। आज ये हो गया कि किसी के ऊपर भी लश्कर तैयबा का आरोप लगा दो, उसके बाद कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। उसका एनकाउंटर हुआ, उसके साथ क्या हुआ, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। यकीनन इसके पीछे साजिश है। उस साजिश में आईबी का कितना हाथ है, और ये सिर्फ गुजरात में नहीं हुई है साजिश, महाराष्ट्र में भी ऐसे एनकाउंटर हुए हैं, आंध्र में भी हुए हैं, दिल्ली में भी हुए हैं। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस तरह के एनकाउंटर का खेल करती आई हैं, अपनी प्रमोशन के लिए, सियासी फायदे उठाने के लिए, सारी सियासी फायदे पहुंचाने के लिए। और मेरा कहना यह है कि उसमें राजनीतिक हुक्मरानों का कोई हाथ नहीं होता, क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि सियासत के लिए करते हैं, ये सियासी हुक्मरानों को फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन मैं ये कहूंगा सिर्फ गुजरात में ऐसा नहीं हुआ है, ये सारी पार्टियां कर रही हैं, जो कि बेहद खतरनाक है। पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगी थी इसलिए कि उन्होंने एनकाउंटर करा दिया था एक वकील का, अपने एक विरोधी वकील का, उनको फांसी लग गई थी। वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। तो तह में जाने में क्यों डरते हैं? ऐसा हो सकता है, अगर मुबारक को सजा मिल सकती है मिस्र में, तो हिंदुस्तान बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। पर हम तह में जाने में डरते क्यों हैं? बचाना है, रूल ऑफ लॉ को बचाना है, तो हमें नहीं। ये तो केंद्रीय सरकार से पूछिए। यहां मिली भगत हो जाती है, सब बचाते हैं एक दूसरे को, सब एक दूसरे को बचाते हैं। बीजेपी कांग्रेस को बचाती है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये बार बार होता है। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं पीएल पूनिया साहब, क्या ये मिली भगत हो जाती है? शाहिद भाई जो कह रहे हैं क्या मिली भगत हो जाती है, इसीलिए हम तह तक पहुंच नहीं पाते हैं, हम राजनीतिक एंगल को ढूंढ नहीं पाते हैं कभी भी? देखिए शाहिद भाई जो बात कह रहे हैं, मैं उसको बहुत ज्यादा खंडित नहीं करना चाहता, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हर चीज में राजनीति नहीं होती है। इस केस में ये सही है कि एसआईटी ने या पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने ये होल्ड किया कि ये फर्जी इनकाउंटर है, हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया, लेकिन एसआईटी उन्होंने बनाया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और उन एसआईटी ने भी होल्ड किया कि ये फर्जी इनकाउंटर है। और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दी, उसने भी कहा कि फर्जी इनकाउंटर है। और अभी जो बताया, किसी लोगों का नाम लेने में शाहिद भाई क्यों कतरा रहे हैं, अभी आपने बताया कि 38 बार बात हुई है, बंजारा की, राजेंद्र कुमार की और अमित शाह की आपस में बात हुई है। तो इसका मतलब है कि सबूत है। उस साजिश में भी सब लोग, सबका नाम लिया है, तो फिर साजिश में आएंगे। नहीं पूनिया साहब, मैं यहां पर अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, मैं सीधे सवाल पूछने वाला था नरेंद्र मोदी के मुतालिक और अमित शाह के मुतालिक, लेकिन बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा आज के पैनल में नहीं है। तो अगर मैं सीधे सवाल पूछने लगूं, वो आपसे पूछ नहीं सकता, आप राजनीतिक फायदा उठाएंगे। वहां मैं पूछना चाह रहा था, बीजेपी का कोई नुमाइंदा नहीं आ पाया, इसलिए बहुत से पहलू ऐसे हैं जिनको आज मैं उठा पाने में नाकाम हूं। मेरी पत्रकारिता मुझे यह दुहाई नहीं देती कि अगर कोई आदमी अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है तो मैं उसके बारे में सवाल पूछने लगूं। आप जारी रखिए पूनिया साहब। जानबूझ के अगर कोई नहीं आता है तो फिर उसके बारे में तो पूछना चाहिए, आपको बाकी लोगों से पूछना चाहिए। और मैं इसके बारे में स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा कि अमित शाह है कि नहीं है, नरेंद्र मोदी है कि नहीं है, उनका एविडेंस है कि नहीं है, तो ये सबूत दे पाएगा। जो सीबीआई
लोगों से इंटेरोगेशन किया है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, उस सब को देखते हुए अपना सप्लीमेंट्री चार्जशीट देगी। तो इसमें कोई बहुत अंदाज लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई गैसवर्क की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो एविडेंस आएगा उसमें चाहे जितना बड़ा आदमी हो चाहे जितना छोटा आदमी हो, कानून के सामने सब बराबर हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत स्पष्ट मत है हमारा। जी राउत साहब, आपको जोड़ना चाह रहे थे। मैं संदीप साहब ये कहना चाह रहा हूं कि ये बात कहना मैं समझता हूं कि गलत होगा कि ये बात साफ नहीं हुई है कि इशरत आतंकवादी थी या नहीं थी। देखिए, एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट तमांग की आती है, वो रिपोर्ट कहीं नहीं कहती कि इशरत का किसी टेररिस्ट ग्रुप से कोई रिलेशन था। एसआईटी की रिपोर्ट आती है, एसआईटी कहीं नहीं कहती है कि आतंकवादी किसी संगठन से इशरत का कोई लेना देना था, कोई रिलेशन था। सीबीआई की रिपोर्ट खामोश है, कहीं नहीं कहती कि इशरत का किसी आतंकवादी संगठन से कोई लेना था। ये वो एजेंसियां हैं, मैं समझता हूं, जो देश हित में काम करती है। अगर कहीं कोई क्लू होता, कोई एक सबूत भी अगर होता कि इशरत का किसी आतंकवादी संगठन से ताल्लुक है, तो ये जो एजेंसीज हैं, ये जरूर इसको सामने। पर सीबीआई की चार्जशीट में अगर बिल्कुल साफ कह दिया जाता कि इशरत बिल्कुल निर्दोष थी, उसका कोई आतंकी गुट से ताल्लुक नहीं था, तो क्या बेहतर नहीं होता राउत साहब? बिल्कुल 100%। हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये बात जो है आश्चर्यजनक है हमारे लिए भी कि सीबीआई ने ये बात कही नहीं, लेकिन हम आशा रखते हैं, हमको अभी भी इस बात की उम्मीद है कि ये बात आज नहीं कल देश के सामने जो है क्लियर हो जाएगी, साफ तौर पे आ जाएगी। सर्कमस्टांसेस के जरिए सारी क्लियर आ चुकी है कि कहीं कोई रिलेशन नहीं। जब संदीप साहब हम इशरत की बॉडी लेने गुजरात जब गए थे, जो एटीट्यूड वंजारा एंड ये पूरी कंपनी का जो था, सिंगल हो चाहे डॉक्टर नरेंद्र अमीन हो, ये जो इन्होंने जिस तरह से इशरत की मां के साथ जो हमारे साथ वो जो सलूक किया था, उन्होंने बॉडी देने से जैसे इनकार किया, जिस तरह से हमको इलीगल डिटेन कर दिया वहां पे, ये सारी चीजें जो है हमको उकसाया जा रहा था कि हम जो है स्टेट के किसी बड़े आदमी से, पता नहीं वो सिंगल किस तरफ हमको इशारा कर रहे थे, कौन से बड़े आदमी के पास वो हमको ले जाना चाहते थे। लेकिन ये सारा जो एटीट्यूड था वो बहुत साफ तौर पे बता रहा था कि इन लोगों ने जो है एक निर्दोष मासूम बेगुनाह लड़की को कत्ल किया है। मुसर्रत, आप कुछ कहना चाह रही थी? मेरे पास इतनी ही, देश के कानून से बस इतनी ही अपील है कि मेरी बहन को इंसाफ मिले, ताकि जो जुल्म मेरे हम लोग की फैमिली के साथ हुआ है, जो हम लोग के साथ हो रहा है, वो किसी और लड़की के साथ, किसी और परिवार के साथ ना गुजरे। कानून उन लोगों को सजा दे जो कातिल हैं। शाहिद भाई, क्या आपको लगता है, अब ये सिलसिला 9 साल बाद पहली चार्जशीट आई है, क्या आपको लगता है कि पूरा सच सामने आ पाएगा, या ठीक है 8 लोगों को आपने आरोपी बना दिया, मसला थोड़े दिन के लिए फिर से ठंडे बस्ते में चला जाएगा और कानून अपनी वही सुस्त चाल चलता रहेगा? देखिए, अब तक तो देखने में ऐसा ही आया है पिछले 64 वर्षों में, लेकिन ये जो सब होता है, इसका ये सिर्फ एक सवाल इशरत के बेगुनाह साबित करने का नहीं है। ये पूरी एक कम्युनिटी को जब कटघरे में खड़ा किया जाता है और उस कम्युनिटी का हर नौजवान लड़का लड़की अपने आप को मुजरिम महसूस करता है, और मेरे जैसे लोगों को हर बार जब कोई आतंकवादी आरोप लगा के पकड़े जाते हैं, हमें कटघरे में खड़ा करके पूछा जाता है, तो हम सब जो है एक खौफ के साए में जीते हैं। और जब आप पूरी एक कम्युनिटी को खौफ के साए में जीने पर मजबूर कर देते हो, तो ये न समाज के लिए अच्छा है, न देश के लिए अच्छा है, किसी के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए इन चीजों की सफाई होना और इसके लॉजिकल एंड तक पहुंचना जरूरी है। अब अगर इस लॉजिकल एंड में आईबी वाले फंसते हैं तो जरूर फंसे, अगर कोई राजनीतिक लीडर जो है गुजरात के या दिल्ली के वो इसमें आते हैं, जरूर हो, लेकिन इसमें वो जो भी इस देश वो से कहां हो रहा है प्यार शाहिद करते हैं, भाई? अब यहां पर भी तो आपस में लड़ाई शुरू हो गई है ना। सीबीआई कुछ कह रही है, आईबी अपने लोगों को बचा रहा है। भाई, सीबीआई कुछ कह रही है, आईबी अपने लोगों को बचा रहा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय दिखाने की कोशिश कर रहा है हम अपने ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। खेल तो ये हो रहा है ना। देखिए संदीप, ये तो अमेरिका में भी होता है, एफबीआई में
और वहां पे दूसरी जो एजेंसीज हैं उनमें हमेशा टकराव होता है, ये तो टर्फ वॉर होती है। लेकिन जो लोग पूरी पिक्चर देखते हैं, बड़ी तस्वीर देखते हैं, खासतौर पे मीडिया का इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है दुनिया में कहीं भी, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और मीडिया को सच्चाई तक पहुंचना पहले जरूरी होता है, और जो अगर एजेंसीज या पॉलिटिशियन या सियासी जमातें पर्दा डाल रही हैं उसको भी नंगा करना और एक्सपोज करना बहुत जरूरी होता है। अगर सीबीआई ने नहीं कहा कि इशरत जहां जो है वो आतंकवादी नहीं थी तो इसका मतलब नहीं था कि वो आतंकवादी है। अगर मैं कहूं कि संदीप ये ना साबित नहीं होता कि संदीप आतंकवादी है तो इसका नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि संदीप आतंकवादी हो गए, तो ये बेकार की आर्गुमेंट है। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से पता लगता है कि इनमें से कोई आतंकवादी नहीं था। ये अलग अलग जगह से पकड़ के लाए गए, एक जगह लाके इनको डाला गया। इनके पास हथियार भी जो है वो आईबी ने प्रोवाइड किए। आईबी के पास कहां से आते हैं? जो बॉर्डर पे पकड़े जाते हैं, जो दूसरे कश्मीर में और दूसरी जगह पकड़े जाते हैं, उनको अक्सर रखा जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ, बहुत केसेस में हमारे सामने आया है कि आईबी के लोग इस तरह से प्लांट करते हैं। ये सारा प्लांट किया जाता है और ये प्लांटेड स्टोरीज जो है हम अनफॉर्चुनेटली मीडिया इन पे क्वेश्चन नहीं उठाता। इसमें 9 साल लग जाते हैं। मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही है पूनिया साहब, आप जानते हैं सरकारें कैसे काम करती हैं, आप बहुत ही उच्च पदों पर रहे हैं। मुझे यह समझाइए, आईबी करती है केंद्र सरकार के मातहत काम, और गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच वो गुजरात सरकार के मातहत काम करती थी। ये दोनों कदम ताल कैसे कर रहे थे फिर इस फर्जी एनकाउंटर में? केंद्र में सरकार आपकी, गुजरात में बीजेपी की सरकार। संदीप जी, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि 22 मई को यूपीए सरकार बनी 2004 में, और ये 15 जून का ये मामला है। लगभग 20-22 दिन के बाद, सरकार बनने के बाद ये घटना है। और मैं समझता हूं कि कोई किसी पे आक्षेप नहीं लगाना चाहता, आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन एक आम आदमी, साधारण आदमी ये अंदाज लगा सकता है कि पहली सरकार के अधिकारी प्रभाव में थे और उन्होंने मिली भगत से ये सब पूरा किया। और आज ये पूरी तरह से साबित हो गया जब जांच एजेंसी जो हाईकोर्ट के डायरेक्टली अंडर में सुपरविजन में काम कर रही है, उन्होंने होल्ड किया है कि वो गलत था, जो वो उनको गलत इनकाउंटर किया गया, बेगुनाह थे, उनको इनकाउंटर किया गया। तो ये बहुत स्पष्ट हो जाती है इसमें। नहीं, पर एक बात समझाइए, मैं आज की बात कर रहा हूं, 2004 की बात नहीं कर रहा हूं। आज भी स्पेशल डायरेक्टर आईबी राजेंद्र कुमार को केंद्रीय गृह मंत्रालय बचा रहा है। ये एक सच्चाई सामने आ रही है, इसीलिए उनका नाम नहीं है चार्जशीट में। इसको समझाइए जरा। मैं यही बात बताने जा रहा था कि आपने मुझे बीच में टोका जी। ये मैं पहले भी बताया कि आईबी ये अपने जो स्पेशल डायरेक्टर हैं उनके पक्ष ले रही है। ये उन डायरेक्टर आईबी के ऊपर है, उनके संस्था के ऊपर है। आईबी क्या, मैं सीधा कहूं गृह मंत्री, जो गृह मंत्री का मतलब है। ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो सीबीआई की तरफ से मीडिया के माध्यम से जो समाचार मिले हैं कि 31 जुलाई को वो राजेंद्र कुमार रिटायर हो रहे हैं, और रिटायरमेंट होने के बाद किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी सप्लीमेंट्री हत्या के मामले में आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। आप मुझसे बेहतर जानते हैं गवर्नमेंट प्रोसीजर को हत्या के मामले में, और ये हत्या करार की है सीबीआई ने। हत्या के मामले में आपको किसी की इजाजत नहीं लेनी होती प्रोसिक्यूशन के लिए, ये आप जानते हैं पूनिया साहब? नहीं, अरे तो ठीक है, तभी तो जो सीबीआई का काम है। सीबीआई ने तो अभी अमित शाह के बारे में कुछ नहीं कहा, नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं कहा, कुछ और अधिकारियों के बारे में कुछ नहीं कहा। जब वो आएगा, जब उनके आपस में जो बातचीत हुई है, जो कॉल डिटेल्स हैं, उसके माध्यम से जो एविडेंस में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए शायद भाई, तो अंदाज आप आखिरी कमेंट आपसे संक्षेप में चाहूंगा, थोड़ा वक्त की कमी है मुझे। आप अंदाज लगा रहे हैं कि आईबी वाले उस अधिकारी को क्यों नहीं नेम किया गया, उनको क्यों नहीं नेम किया गया। ये पहली चार्जशीट है जी, मैं समझ गया पूनिया साहब, चार्जशीट आएगी और मैं समझ गया। एक आखिरी कमेंट चाहूंगा शाहिद भाई आपसे। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आईबी को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आईबी वाले अफसर अक्सर यही काम करते हैं जो गुजरात में राजेंद्र सिंह ने किया है। दिल्ली में बटला हाउस में भी यही काम किया था, और इन्हीं के लीडर दिग्विजय सिंह ने उस पर सवाल उठाया था। राहुल गांधी ने और दूसरे लोगों ने सवाल उठाया था बटला हाउस के ऊपर, के साथ बटला हाउस में एनकाउंटर गलत हुआ था। कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, कांग्रेस की पुलिस थी यहां पर, आईबी के लोगों ने गलत काम किया था। तो आईबी के अफसर ये काम करते आए हैं, और सिर्फ गुजरात में नहीं होता, सारे हिंदुस्तान में होता है।
है और यहां पकड़े गए हैं, गुजरात के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो गया है, बाकी जगह पर बच के निकल जाते हैं। इसलिए इनको डर यह है कि अगर एक आईबी का ऑफिसर पकड़ा गया और फंसा तो बहुत सारी चीजें जो अंडर द कारपेट हैं वो निकल के बाहर आएंगी, बहुत सारी सच्चाइयां बाहर आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका, पीएल पूनिया साहब आपका, रऊफ साहब और मुसर्रत, आपको इंसाफ मिले। IBNखबर.com पर क्या सियासत का शिकार हो गई है इशरत जहां केस की जांच, ये सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं और इस सवाल के जवाब में क्या है एजेंडा के दर्शकों की राय, क्या है देश का मिजाज। ब्रेक के बाद